गुड मॉर्निंग बच्चों, biology.com में आप सबका स्वागत है। आज हम मानव आहार नाल का जो अंतिम भाग है बड़ी आंत वो पढ़ने वाले हैं। बड़ी आंत्र जो है, बड़ी आंत्र नाम से जाहिर होता है जैसे यह बहुत बड़ी होगी, लेकिन यह छोटी आंत से लंबाई में बहुत कम होती है। बड़ा शब्द ये इसलिए लगा है क्योंकि इसका व्यास अधिक होता है, तो इसका व्यास, इसका डायमीटर अधिक होता है, इसीलिए इसे बड़ी आंत्र कहा है। इसकी लंबाई तो केवल 1.5 मीटर होती है। इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है, जबकि छोटी आंत्र की लंबाई हमने 6 मीटर पढ़ी थी, तो उसकी तुलना में ये बहुत छोटी होती है। बड़ी आंत्र जो है वो छोटी आंत्र और गुदा के मध्य में पाई जाती है। किस किस के बीच में? ये छोटी आंत्र और गुदा, इन दोनों के मध्य पाई जाती है बड़ी आंत्र। आइए हम बड़ी आंत्र को चित्र द्वारा समझते हैं, उसके कितने भाग हैं और उसकी औतिकी हिस्टोलॉजी क्या है, उसे हम चित्र द्वारा समझते हैं। बड़ी आंत्र जो है वो, जहाँ छोटी आंत्र का जो अंतिम भाग है इलियम, इलियम के अंतिम भाग से ये शुरू होती है और इसके बाद इस तरह इसमें वलन पाए जाते हैं जिन्हें होस्टोरिया कहते हैं। यहाँ पर एक इसमें अवशेषी संरचना पाई जाती है जिसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। तो इस तरह बड़ी आंत का चित्र आपने देखा होगा। इस तरह का जो चित्र आपने देखा होगा, यह है जो स्थिति है, यह हमारी उदर गुहा में होती है। बड़ी आंत्र की जो पोजीशन है, स्थिति है, वो कहाँ है? उदर गुहा में। और बड़ी आंत्र नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसका व्यास देखा जाए तो बहुत अधिक होता है छोटी आंत्र की तुलना में, इसीलिए इसे बड़ी आंत्र कहा है। बड़ी आंत्र जो है वो छोटी आंत का जो अंतिम भाग है, छोटी आंत का ये जो अंतिम भाग है ये इलियम होता है और ये जो बड़ी आंत्र है उस बड़ी आंत्र के 3 मुख्य भाग होते हैं, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। बड़ी आंत्र के 3 भाग होते हैं। बड़ी आंत्र का जो सबसे पहला भाग होता है उसे सीकम कहते हैं, सीकम। इसके बाद दूसरा जो भाग है वो कोलन कहलाता है और तीसरा भाग रेक्टम, जिसे मलाशय कहते हैं हिंदी में। तो बड़ी आंत्र के ये 3 मुख्य भाग होते हैं, सीकम, कोलन, रेक्टम। सीकम, कोलन और रेक्टम। तो ये जो सबसे पहला जो इसका भाग है ये ज़्यादा फैला हुआ और ज़्यादा विस्तारित भाग होता है। ये जो पहले नंबर का भाग है यह है सीकम कहलाता है। क्या कहलाता है? सीकम कहलाता है, सीकम। ठीक है, यह जो सीकम है, इस सीकम और इलियम, इन दोनों का जो मिलन स्थल होता है, ये जो भाग जहाँ सीकम और इलियम, ये दोनों, छोटी आंत का इलियम भाग और सीकम भाग जहाँ मिल रहे हैं उसे इलियोसिकल जंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इलियोसिकल जंक्शन कहते हैं। इलियम भाग से इलियो, सीकम भाग से सिकल जंक्शन, इलियोसिकल जंक्शन कहते हैं। इस जंक्शन पर एक अवरोधनी पाई जाती है, एक कपाट पाया जाता है। इस जंक्शन पर एक अवरोधनी या कपाट पाया जाता है। इस कपाट को इलियोसिकल अवरोधनी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलियोसिकल
अवरोधनी कहते हैं, अवरोधनी कहते हैं। इलियोसिकल अवरोधनी ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। भोजन जो है जब छोटी आंत से गुजरता हुआ इलियम और इलियम भाग से जब ये बड़ी आंत में प्रवेश करता है तो इसके बाद में भोजन चला जाए बड़ी आंत में, तो बड़ी आंत में जाने के बाद उसे वापस छोटी आंत में रोकने का कार्य करता है इलियोसिकल अवरोधनी। यानी कि यह अवरोधनी छोटी आंत से बड़ी आंत में तो भोजन को जाने देती है, लेकिन बड़ी आंत से वापस भोजन को छोटे आंत में आने से रोकने का कार्य करती है इलियोसिकल अवरोधनी। इसी भाग पर एक अवशेषी संरचना पाई जाती है। मनुष्य में एक अवशेषी संरचना पाई जाती है। इस अवशेषी संरचना को वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? या परिशेषिका इसे कहते हैं। कृमि रूपी परिशेषिका इसे कहते हैं। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कृमि रूपी परिशेषिका कहते हैं। कहाँ पर पाई जाती है? ये इलियोसिकल जंक्शन पर एक अवशेषी संरचना पाई जाती है केवल मनुष्य में। इसे कृमि रूपी परिशेषिका कहते हैं या अपेंडिक्स इसे कहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कुछ व्यक्तियों में कि इसमें जो है स्वेलिंग हो जाती है, इन्फेक्शन, किसी तरह का जीवाणुवीय इन्फेक्शन होने से इसमें स्वेलिंग, सूजन होती है, जिससे बहुत तेज़ दर्द पैदा होता है, बहुत तेज़ दर्द होना शुरू होता है। और इसका इलाज सिर्फ ये है कि जब बहुत तेज़ दर्द हो, अपेंडिक्स में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो, तो इसे ऑपरेशन द्वारा काट कर निकाल दिया जाता है, क्योंकि यह तो अवशेषी अंग है, मनुष्य के लिए अवशेषी अंग है, इसका कोई कार्य नहीं है, तो इसे निकाल देने से भी किसी तरह का कोई हानि नहीं होती है। तो बहुत महत्वपूर्ण है कृमि रूपी परिशेषिका या वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। कई बार एग्जाम्स में ऐसा प्रश्न भी आता है कि मनुष्य में कौन कौन से अवशेषी अंग है, तो उन अवशेषी अंगों में आपको एक ये भी याद रखना है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इसके अलावा हमारे जो कान की जो पेशियां होती है, कर्ण पिन्ना की पेशियां होती है, वो भी अवशेषी होती है, इसीलिए हम अपने कानों को हिला नहीं सकते हैं। और हमारी आँखों में निमेषक पटल जो होती है वो भी अवशेषी होती है। तो ये 3 बहुत बार एग्जाम्स में दिए जाते हैं, तो आपको याद रखने हैं। कर्ण पिन्ना की पेशियाँ, निमेषक पटल आँख में, और बड़ी आंत पर जो ये जुड़ी हुई परिशेषिका संरचना है अपेंडिक्स, ये भी अवशेषी संरचना है। ठीक है, तो हमने सीकम भाग पढ़ा, सीकम भाग में इलियोसिकल जंक्शन पढ़ा, इसमें परिशेषिका अपेंडिक्स के बारे में जाना, इलियोसिकल अवरोधनी के बारे में जाना। जो सीकम भाग है ये लगभग 6 सेंटीमीटर का ही होता है मनुष्य में, और यह बहुत कम क्रियाशील होता है, कम सक्रिय या कम क्रियाशील, या यूँ कह सकते हैं मनुष्य में ये अवशेषी ही होता है। सीकम भाग भी मनुष्य में अवशेषी ही होता है। यह ज़्यादातर जो शाकाहारी जानवर होते हैं, शाकाहारी जैसे खरगोश, गाय, भैंस, उनमें सीकम भाग ज़्यादा विकसित होता है। और इस भाग में क्या होता है, बहुत सारे जीवाणु पाए जाते हैं, सहजीवी रूप से जीवाणु पाए जाते हैं जो भोजन के पाचन में, भोजन में भी खासकर सेलुलोज के पाचन में सहायक होते हैं। सेलुलोज जो है उसके पाचन में सहायता करते हैं, लेकिन मनुष्य जो है वो तो सर्वाहारी होता है, सेलुलोज का भोजन कम लेते हैं, इसलिए उनमें सीकम भाग कम सक्रिय होता है या अवशेषी जैसा ही होता है। सबसे बड़ा भाग बड़ी आंत का जो है वो कोलन भाग होता है, कोलन भाग होता है जो लगभग 1.3 मीटर लंबा होता है। कोलन भाग लगभग 1.3 मीटर लंबा होता है। ये देखो, यहाँ से प्रारंभ होकर और ये अंत तक वाला जो भाग है, यहाँ तक का भाग, ये सारा कोलन भाग होता है। अब इस कोलन भाग में देखो, ये इसकी भुजा एक ऊपर की ओर जा रही है, फिर एक इस तरह सीधी है, फिर नीचे की ओर भुजा जा रही है। इसी आधार पे इस कोलन के भागों को नाम भी दे दिया गया। ये जो पहला भाग है, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग और ये चौथा भाग है। तो कोलन जो है इसके 4 भाग हो गए हैं।
और इसके आधार, इसकी जो उपस्थिति है उसी आधार पे, पहला ऊपर की ओर जा रहा है तो इसे पहले को आरोही कॉलन कहते हैं। दूसरा सीधा है, अनुप्रस्थ है, तो इसे अनुप्रस्थ कॉलन कहते हैं। तीसरा नीचे की ओर जा रहा है तो इसे अवरोही कॉलन कहते हैं। और ये चौथा है, ये एस की आकृति बना रहा है, इसलिए इसे सिग्मॉइड कॉलन कहते हैं। ठीक है, तो कॉलन भाग के जो है 4 भाग होते हैं। पहला आरोही कॉलन, दूसरा अनुप्रस्थ कॉलन, तीसरा अवरोही और चौथा सिग्मॉइड। जो ऊपर की ओर जा रहा है आरोही, सीधा है जो अनुप्रस्थ, और नीचे की ओर जा रहा है वो अवरोही, और एक एस की आकृति जो बना रहा है उसे सिग्मॉइड कॉलन कहते हैं। सिग्मॉइड कॉलन कहते हैं। कॉलन भाग जो है वो कार्य क्या करता है? कॉलन भाग जो है वो जल, लवण, कुछ विटामिन्स, इनका अवशोषण करता है। कॉलन भाग क्या करता है? जल, लवण और विटामिनों का अवशोषण करता है। खास करके विटामिन के यहाँ प्रोड्यूस भी होता है, बहुत कम मात्रा में विटामिन के का निर्माण भी होता है कॉलन भाग में, और उसका अवशोषण भी होता है। और बहुत कम मात्रा में विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस भी इस भाग में निर्मित होते हैं और उनका अवशोषण भी होता है। कौन से भाग में? कॉलन भाग में। जल, लवण, विटामिन के और बी कॉम्प्लेक्सेस का यहाँ निर्माण भी होता है और अवशोषण भी कॉलन भाग में होता है। इसके बाद लास्ट पार्ट जो है इसका वो रेक्टम कहलाता है। यहाँ ये जो फूला हुआ सा भाग है यह रेक्टम कहलाता है। रेक्टम या मलाशय, जो मनुष्य में लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर लंबा ये भाग होता है। इसमें अपचित भोजन इकट्ठा होता है। अपचित भोजन यहाँ आकर इकट्ठा होता है, जिसका समय समय पर बाद में त्याग कर दिया जाता है अंतिम भाग गुदा द्वारा। ये जो सबसे आखिरी जो भाग है ये इसका गुदा कहलाता है। और गुदा का ये जो थोड़ा सा पार्ट है ये एनल कैनाल या गुदीय नाल कहलाती है। गुदीय नाल, एनल कैनाल कहलाती है। गुदा भाग जो है, इस गुदा भाग में 2 तरह की अवरोधनी पाई जाती है। बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद करना ही है। गुदा भाग में 2 तरह की अवरोधनी पाई जाती है। अवरोधनी जो भोजन को आगे जाने, अपचित भोजन को आगे जाने दे और वापस आने से रोके, ऐसी संरचनाएं हमने पूरे पाचन तंत्र में जगह जगह अवरोधनी पढ़ी। तो गुदा भाग में 2 अवरोधनियां पाई जाती है। जो आंतरिक अवरोधनी जो होती है, आंतरिक अवरोधनी जो होती है वो अरेखित पेशियों की बनी होती है। अरेखित पेशियों की बनी होती है। अरेखित पेशियों की बनी होती है। अरेखित पेशियों की क्या खास बात है? इन्हें चिकनी पेशियां भी कहते हैं। और इनकी खास बात यह है कि ये अनैच्छिक प्रकार की होती है। कैसी होती है? अनैच्छिक, यानी कि ऐसी पेशियां जो हमारे इच्छा शक्ति द्वारा नहीं कार्य करती हो, इन पर अपना कंट्रोल नहीं होता। तो ये जो आंतरिक वाली पेशियां हैं ये तो अनैच्छिक प्रकृति की होती है। लेकिन जो बाह्य पेशियां होती है, बाह्य जो पेशियां होती है वे ऐच्छिक प्रकृति की या रेखित या कंकाली भी इन्हें कहते हैं। तो जो बाह्य अवरोधनी जो होती है, उस बाह्य अवरोधनी जो है वो रेखित पेशियों की बनी होती है, जो ऐच्छिक प्रकृति की होती है, यानी कि ये हमारी इच्छा शक्ति पर कार्य करती है। तो जब भी हमें अत्यधिक दाब महसूस हो तब हम जो है इन बाह्य पेशियों का प्रयोग करके हम अपनी इच्छा शक्ति द्वारा मल त्याग कर सकते हैं। लेकिन आपने नोट किया होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं, खासकर कि जन्म से लेकर लगभग 2 वर्ष की आयु तक के बच्चों में जो है वो बाह्य जो रेखित पेशियाँ, ऐच्छिक पेशियाँ जो होती है, अवरोधनी जो होती है, वो
कम विकसित होती है, बहुत कम विकसित होती है, उन पर कंट्रोल बच्चों का नहीं होता है। इसीलिए आपने नोट किया होगा कि छोटे बच्चे कहीं पर भी कभी भी बगैर किसी सूचना के भी मल त्याग कर देते हैं, क्योंकि उनकी ये जो पेशियां हैं वो कम विकसित होती है। लेकिन लगभग 2 वर्ष के बाद में ये अधिक विकसित हो जाती है और उनका हमारे इच्छा शक्ति पर नियंत्रण प्रारंभ हो जाता है। तो इस तरह हमने देखा बड़ी आंत के मुख्य भाग, सीकम हमने देखा, उसके बाद में कॉलन भाग देखे जिसके 4 भाग आरोही, अनुप्रस्थ, अवरोही, सिग्मोइड भाग देखे, और हमने रेक्टम और गुदा में पाई जाने वाली 2 अवरोधनियाँ, आंतरिक और बाह्य अवरोधनियाँ हमने देखी। अब हम इसका अगर सेक्शन काट के देखें, अगर इसका औतिक की हिस्टोलॉजी देखें, आपको यहाँ चित्र में भी अधिकतर बुक्स में इसमें भी एक बीच में इस तरह जो है एक पट्टी नज़र आती है, इस तरह हमेशा देखने को मिलता है। ये आपको हिस्टोलॉजी में और बढ़िया समझ में आएगी। तो इस तरह जो ये पट्टी का पाया जाना जो है ये क्या है, ये संरचना टीनी कोलाई कहलाती है। क्या कहलाती है? टीनी। इसकी स्पेलिंग भी बड़ी स्पेशल है, आपको ऐसे याद रखना है, बड़ी स्पेशल स्पेलिंग, TAENIAE, टीनी कोलाई इसे कहते हैं। यह जो है इसकी जो पेशी स्तर में कुछ फोल्ड्स बनते हैं, जो मुख्यतः 3 तरह के फोल्ड या बैंड बनते हैं, और वो बैंड की संख्या भी निश्चित होती है, 3 तरह के बैंड बनते हैं, और उन बैंड से ही ये संरचना बनती है टीनी कोलाई। क्या कहलाती है? टीनी कोलाई। बहुत महत्वपूर्ण है। किसमें बनी? इसका जो पेशी स्तर है उसमें 3 बैंड्स बनते हैं, उसकी वजह से टीनी कोलाई बनती है। इस संरचना को क्या कहते हैं? टीनी कोलाई कहते हैं। और इसी वजह से इस पर जो है तरह तरह के ये जो है इस तरह विकास होता है, इन्हें हॉस्टोरिया कहते हैं। इस तरह ये जो इसमें तरंगित रूप से जो संरचनाएं बनी इन्हें हॉस्टोरिया कहते हैं या चूसकांग कहते हैं। ठीक है। और बड़ी आंत का जो महत्वपूर्ण कार्य जो हमने देखा, अवशोषण तो है ही है, ये केवल जल, लवण और विटामिनों का अवशोषण करती है। साथ में आप ये भी याद रखें, बड़ी आंत में कोई पाचन नहीं होता। बड़ी आंत के द्वारा किसी तरह का कोई पाचक रस का श्रावण नहीं होता। जब पाचक रसों का श्रावण नहीं होगा तो यहाँ किसी तरह का कोई पाचन भी नहीं होगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है, याद रखना है। बड़ी आंत में किसी तरह का कोई पाचन नहीं होता, केवल अवशोषण करता है। और अवशोषण भी ज़्यादातर कुछ मात्रा में जो जल बच गया है, शेष बड़ी आंत से जो भोजन आया उससे जो जल बच गया, कुछ खनिज लवण और कुछ विटामिन का यहाँ अवशोषण होता है। ठीक है। अब इसकी हम औतिक की ओर देख लेते हैं। बड़ी आंत्र का अगर सेक्शन काट के देखें, इसका ट्रांसफर सेक्शन, इसका TS देखा जाए तो जैसे हमने आमाशय में पढ़ा, छोटी आंत्र में पढ़ा, वैसे ही इसकी भित्ति भी जो है वो 4 प्रकार के उत्तकों से ही मिलकर बनी होती है। जो सबसे बाहरी स्तर जो होता है वो सिरोसा कहलाता है, जो संयोजित उत्तकों से बना होता है। दूसरा जो भाग है वो पेशी स्तर होता है, पेशी स्तर वैसे ही इसमें भी वही 3 पेशियों का बना होता है। सबसे बाहर जो होती है वो अनुदैर्ध्य पेशियां होती है, दूसरे नंबर पर वर्तुल पेशियां होती है, और तीसरे नंबर पर तिर्यक पेशियां यहाँ पर पाई जाती है। अभी मैंने बताया कि इस अनुदैर्ध्य पेशी की वजह से, इस अनुदैर्ध्य जो पेशी होती है बड़ी आंत में, इसमें बैंड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बैंड्स पाए जाते हैं। और उस बैंड की वजह से ही इस तरह की जो संरचना विकसित होती है उसे टीनी कोलाई कहते हैं। टीनी कोलाई कहते हैं। इसके बाद जो इसका तीसरा जो स्तर होता है उसे सब म्यूकोसा कहते हैं। और अंतिम जो भाग है इसका म्यूकोसा कहलाता है।
म्यूकोसा श्लेष्मा स्तर, म्यूकोसा श्लेष्मिक स्तर कहलाता है। यहाँ देखो, इसमें हमने किसी तरह के कोई फॉल्ट्स नहीं बनाए हैं, कोई अंगुली जैसे उभार या प्रवर्ध नहीं बनाए हैं, इसमें अंगुली जैसे उभार नहीं पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना। बड़ी आंत, छोटी आंत में बहुत सारे होते थे, वहाँ बहुत सारे हमने वलन देखे, विलाई देखे, माइक्रो विलाई देखे, लेकिन बड़ी आंत में इस तरह के कोई संरचनाएं, कोई विलाई, माइक्रो विलाई नहीं पाई जाती है म्यूकोसा स्तर में। हाँ, म्यूकोसा स्तर में कुछ विशेष तरह की कोशिकाएं पाई जाती है, गॉबलेट सेल्स पाई जाती है, गॉबलेट सेल्स पाई जाती है, जो म्यूकस का स्रावण करती है। क्या काम करती है? म्यूकस का स्रावण करती है, और ये म्यूकस इसकी पूरी आंतरिक परत को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। तो इस तरह आज हमने बड़ी आंत के बारे में पढ़ा, उसकी संरचना, उसके प्रकार और उसके महत्वपूर्ण कार्य और औतिकी को हमने जाना। इसके बाद आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपने ज्ञान को यूं ही बढ़ाते रहें। धन्यवाद।